जिनका विधायकी का पहला वेतन प्रदेश में बालिका शिक्षा के विकास के लिए समर्पित हो जाता है, जिनका मन कर्म वचन किसान जवान और 36 कौम बिरादरी के हर सुख दुख के लिए बढ़ता है, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने कर्म से और वचन से प्रदेश का गौरव बढ़ाया। राजस्थान की राजनीति के नए युग के सूत्रपात के रूप में जिन्हें कहूँ, और जो बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत के रूप में आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, आप हम सबको संबोधन प्रदान करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आज इस गरिमापूर्ण समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित जयपुर की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बहन रमा जी, छोटे भाई रामलाल जी, हरिराम जी, माधोराम जी, अशोक सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति सम्मानित बुजुर्गण और नौजवान भाइयों। रमा जी इतिहास बदल कर ही बैठी हैं, इसलिए राजस्थान में तो इतिहास बनना ही है। राजस्थान और हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना मजबूत है, जो गांव से चलता है। विचार भी वहीं से चलते हैं और व्यवहार भी वहीं से चलता है, नीतियां भी वहीं से निकलती हैं और वहीं पर पहुंचती हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति का फर्क है। और ये केवल इसलिए नहीं कि मैं राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं, पर मैं ऐसे बुद्धिजीवियों के बीच में बैठा हूं, ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूं जिनकी बौद्धिक क्षमता भी है, समाज में जिनका नाम है। तो ये तो सोचना ही पड़ता है कि अब पूरा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, खुशी मना रहे हैं, आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी मिली कैसे, इस पर तो चर्चा हो ही सकती है। इस आज़ादी के कारक कौन थे, इस पर तो चर्चा हो ही सकती है। आज़ादी के वो कौन लोग थे जिनको मान सम्मान मिलना चाहिए, जो मरहूम रहे, वंचित रहे। आज़ादी के इतिहास में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, ये तो सबको जानने का हक है। और इसलिए आज़ादी किसी एक व्यक्ति की, एक दल की मिल्कियत नहीं थी। इसमें कई नाम अनाम शहीद थे जिन्होंने अपनी शहादत से इस भारत माँ को आज़ाद करवाया, और हम लोकतंत्र में खुली सांस ले रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र की जड़ें तो गांव में ही हैं, पर गांव में भी विरोधाभास है। लोग उस लोकतंत्र को ढूंढते हैं कि जब पीपल के और बड़ के नीचे 5 लोग बैठकर फैसला करते थे। आज भी कई गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां लोग कहते हैं कभी थाने में नहीं गए, ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां नशा बिल्कुल बंद है। तो उस परंपरा को तो जिया है हिंदुस्तान ने, हमारे गांव ने। अब कई बार परिस्थिति बनती है कि उस लोकतंत्र के मायने और कीमत कोई जानता नहीं। उस लोकतंत्र में कई बार विरोधाभास भी पैदा होता है। इसी देश में जब लोकतंत्र की बात करते करते आजाद इमरजेंसी की याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरीके से 19 महीने लोग जेल में रहे, प्रेस पर सेंसरशिप हो गई, लोगों पर अत्याचार हुए, 19 महीने तक लोग जेलों में सड़ते रहे, आज उनके परिवार तबाह हो गए। तो ये सोचना तो पड़ता ही कि लोकतंत्र खतरा कब कब हुआ, कैसे हुआ। 100 से भी ज्यादा बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 से 100 सरकारें गिरा दी गई, चुनी हुई। तो ये तो सोचना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र है कहाँ, उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसमें करना क्या है। इसलिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन मैं उजले पहलू की बात करूंगा, पीछे मुड़ के जरूर देखूंगा कि 70 सालों की इस वोट की राजनीति में 50 बरस तक एक दल को मौका मिला। फिर ये बहस क्यों होती है बेरोजगारी की, किसानों की सहूलियत की, जवानों के बाकी कामों की, गांव के विकास की। मैं तो पिछले 2-2.5 वर्ष से देखता हूं, किसी भी दल का व्यक्ति होगा, राजस्थान के तमाम 11,000 पंचायतों के सरपंचों ने अपनी पंचायत के ताले लगा दिए। क्या ये लोकतंत्र था? क्या ये न्याय था? तो इसलिए ये तो सोचना ही पड़ेगा कि गांव का पैसा गांव में लगे कैसे, ईमानदारी से कैसे लगे, न्याय कैसे हो। और इसलिए मैं चाहूँगा कि रमा जी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब हार होती है तो हताशा होती है, जीत होती है तो उल्लास होता है, उमंग होती है, लेकिन जीत चुनौती भी है। जीतना आसान है, बनना भी आसान है, पर बनकर सफल होना ये चुनौती है। और मैं चाहूँगा कि रमा जी इस चुनौती को स्वीकार करें।
सरकार का मन ठीक नहीं है, इसलिए अभी कोई पत्रकार पूछ रहे थे कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है और आप कैसे चलाओगे। इन्होंने अच्छा जवाब दिया कि हम मुकाबला करेंगे। लेकिन सरकार की बदनीयती के साथ साथ उन चीजों का भी मुकाबला करना है कि राजनीति के साथ साथ समाज में ऐसे कौन से उपक्रम कोई जनप्रतिनिधि करे, अपने काम के साथ न्याय कैसे करे। जरूरी नहीं है कि कोई हर काम सरकार ही करे, और खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भागीदारी जरूरी है। जन भागीदारी है क्या? जन भागीदारी यही है कि उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ रखो। गांधी जी भी कहते थे कि स्वच्छता ही देशभक्ति है। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि देश में अन्न की कमी है तो उपवास करो, और करोड़ों लोगों ने उपवास भी किया और देश की उस कमी की पूर्ति करने का काम किया, साहस दिखाया। और मोदी जी ने कहा कि देश को साफ रखिए, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, SBM। वो आपकी योजना है जो पंचायतों को लागू करनी होती है। उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। पेयजल चुनौती है, सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। और हिंदुस्तान के 19 करोड़ देश तरसते थे, केवल 3 करोड़ देशों में घर घर में नल था। और एक बड़ी चुनौती है 2024 तक 19 करोड़ लोगों को घरों तक नल पहुंचाना। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 4 करोड़ अतिरिक्त घरों तक वो काम शुरू कर दिया है, पहुंच गया। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 तक ये काम बड़े पैमाने पर होगा और हिंदुस्तान को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन क्योंकि आप ये जो कुर्सी है ये हमारे समाज के आधे हिस्से के लिए सुरक्षित है, ये हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित है। और इसलिए इस देश की राजनीति में अब जेंडर पॉलिटिक्स, इसका भी अपना प्रभुत्व है। धीरे धीरे घूंघट भी सरक रहा है। अभी मैं कल बिलाड़ा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि छोटी उम्र की वो महिला है, किसी परिवार में शादी होके गई और पुराना रूढ़ी परंपरागत परिवार था। वो पंचायत समिति का चुनाव लड़ी, उसको ऑफर किया तो घर के लोगों ने मना किया। तो उसने कहा कि मैं तो लड़ूंगी। कांग्रेस का परिवार था, उसने कहा लड़ूंगी, बीजेपी से ही लड़ूंगी। अब देखिए तकदीर कैसे बदलती है। उसको शर्त ये लगाई कि चुनाव तो ये माधोराम जी वह इंचार्ज थे, यही बता रहे थे कि चुनाव तो लड़ा देंगे लेकिन तेरे को प्रधान नहीं बनना है, ये शर्त नहीं चलेगी। उन्होंने कहा ठीक है। समय का चक्र घूमा, तकदीर का पहिया घूमा, और जो प्रधान के दावेदार थे वो सब हार गए और वो प्रगति कुमारी जीत कर वो प्रधान बन गई। लेकिन उसने कहा कि मैं तो बीजेपी से ही बनूंगी, है कांग्रेसी परिवार, पुराना स्थापित परिवार। यानी अब विचार के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है। और इसलिए उसने मुझे, ये जैसे अभी रामलाल जी कह रहे थे पेयजल की, उसने जब ऐसे कार्यक्रम में बैठते हुए मेरा पहला संवाद हुआ तो उसने यही कहा कि भाई साहब बिलाड़ा में पेयजल की बड़ी समस्या, तो आप हमारी मदद करना। मुझे लगा कि जब कोई महिला कुर्सी पर बैठने के बाद इतनी प्रतिबद्ध जनता के लिए हो सकती है तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी का नेतृत्व अब समाज को नई दिशा और ताकत दे सकता है। ये पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए कई बार हम जब दूसरी पार्टी की सफलता और विफलता का आकलन करते हैं तो ये तो देखते हैं कि मोदी जी सफल क्यों हुए और दूसरे विफल क्यों हुए। तो मैं देखता हूं कि आप में से भी बहुत लोग होंगे, कई बार कई लोग बताते थे कि गांव में पुराने समय में चुनाव लड़ने जाते थे और गांव के कहते थे कि बिजली नहीं है, तो नेता कहता था कि अगले चुनाव में लगा देंगे। अगला चुनाव फिर आया तो फिर कहा कि नेताजी आप तो वायदा करके गए थे, बोलो बिल्कुल कोशिश जारी है, और चुनाव में खंबे पटक दिए। तीसरा चुनाव फिर आया तो लोगों ने कहा नेताजी बिजली का वायदा किया था, तो उन खंभों को खड़ा करवा दिया। चौथा चुनाव फिर आया तो बोला मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है, मैंने कहा बिजली लाऊंगा तो खंभे आ गए, बिजली लाऊंगा तो खंभे खड़े हो गए। अब चौथा चुनाव आ गया, तार मंगा दिए, उसको तार खींचना शुरू कर दिए। तो 5 चुनाव तो आश्वासन में निकाल दिए धनी ने। विफलता इसलिए हुई कि कहा वो किया नहीं, कागजों से जमीन पर नहीं उतरा। मोदी जी ने जो कहा वो किया। सामान्य बात है, वो आपसे भी ताल्लुक रखती है, आप सब लोगों से।
देश में मोदी जी के आने के बाद ही क्यों? नेहरू जी भी कर सकते थे ये काम, इंदिरा जी भी कर सकते थे, राजीव गांधी जी भी कर सकते थे, मनमोहन सिंह जी भी कर सकते थे, हालांकि नहीं कर सकते थे लेकिन कर सकते थे। सामान्य बात, बैंक का खाता खुलना, 3,75,00,000 खाते थे सिर्फ मोदी जी के आने के बाद। अब कितने खुले आपको पता है? 40 करोड़ नए खाते, 40 करोड़। अब किसी को लगता हो कि छोटी सी बात है जी, बैंक का खाता तो यूं खुलता है। यूं नहीं खुलता। यूं खुलता तो फिर मैंने जैसे नाम बताए वहां भी खुल जाता। फिर बैंक के खाते का फायदा क्या हुआ? अब कोई सरपंच होगा तो नाराज हो जाएगा। आधे गांव के तो लोग ही शिकायत करते थे, बोले जी पेंशन खा गया, विधवा की, विकलांग की, नरेगा की मजदूरी भी खा गया। अब उसके खाते में सीधे जमा होती है, भ्रष्टाचार पर भी चोट पहुंची और उसको हक का पैसा मिल गया। नहीं तो राजीव गांधी जी तो यही कहते थे कि मैं गांव के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। आप में से कोई पढ़ा लिखा हो तो आप इसको रिकॉर्ड में चेक कर लेना। ये बयान राजीव गांधी जी का प्रमाणित बयान है कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसे कहां हवाई हो जाते हैं, पता ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने ये किया, बैंक का खाता खुला। ये माताएं बहनें बैठी हैं, सब इससे रूबरू होंगी, हम गांव के ही हैं। जिस देश में माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती, ये मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात है, सब गांव के लोग हो। आज से कम, अब तो चलो बदल गया होगा, लेकिन कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे जाके देखो तो आज देश के प्रधानमंत्री ने, उनको तो बड़ी चीजों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री गांव में शौचालय कैसे बने, किनके लिए बने? माताओं बहनों के स्वास्थ्य की, सुरक्षा की और स्वाभिमान की, इज्जत की, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, सम्मान के लिए 10 करोड़ शौचालय हिंदुस्तान में मोदी जी के आह्वान के बाद बने, पंचायती राज की दखल से ही बने। तो ये तमाम चीजें थी, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास। मैं कई बार देखता हूं कि लोग अभी भी ट्राइबल एरिया में इंदिरा आवास ही बोलते हैं, उनके जुबान पर चढ़ा हुआ, रटाया हुआ यही है। अब वो इंदिरा आवास न जमीन में है, न हवा में, न पताल में, न आकाश में, है ही नहीं कहीं, क्योंकि वो खाली पैसे ही मंजूर होते थे। वो बेचारा गरीब तो ठन गोपाल घूमता ही रहता था। अब मोदी जी के आने के बाद 2 करोड़ आवास बने, 15 लाख राजस्थान में स्वीकृत हुए और 9 लाख वो बनकर तैयार हो गए। 1.5 लाख रुपए का किसी गरीब के सर पे छत का काम भी मोदी जी ने किया, और भी कर सकते थे। तो ऐसी तमाम नीतियां जो केंद्र सरकार से चल के आई, जिसने गांवों का जीवन बदला। आप ये बताइए कि वाजपेयी जी ने क्यों कहा कि गांव की सड़कें बननी चाहिए? मैंने जितने नाम लिए वो भी कर सकते थे। क्यों वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई? 1 किलोमीटर नहीं, राजस्थान में 1.5 लाख किलोमीटर गांव की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी के समय से लागू हुई योजना के मार्फत ही बनी। तो गांव का जीवन इसलिए बदला कि देश के प्रधानमंत्री ने, उस समय की पार्टी की नीतियों ने उन योजनाओं को कागज से जमीन पर उतारा। आप महिला हैं, जिला परिषद की प्रमुख हैं, राजस्थान की और हिंदुस्तान की सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनका लोगों को पता ही नहीं होता। कई बापड़ों को तो फार्म भरना भी नहीं आता, वो भी उल्टा सुल्टा ही भर देते हैं। अभी भी अंगूठा लगाने वाले हैं, वो भी उल्टा सुल्टा ही। राशन वाले कंप्लेंट करते हैं, पूरा नहीं मिलता। पेंशन वाले भी अभी चक्कर काटते रहते हैं, कोई ई मित्र में कहीं गड़बड़ी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरे जयपुर जिले की सभी पंचायत समिति और जिला परिषद वार्ड तक एक ऐसा नेटवर्क तैयार करके कि सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो गरीब के घर के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए, उसकी बराबर समीक्षा होके गरीब को उसका हक मिले, ये आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी है। और इसलिए दूसरा, आप महिला हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि अभी भी हमारे समाज में, इसी सभ्य समाज में, महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी अपनी बहुत सारी समस्याएं वो पुरुषों से साझा नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, लेकिन आपको उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
क्योंकि जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले हैं मित्रों। मैं केवल राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी माताओं बहनों की, बहन बेटियों पर इस तरीके से अनाचार और अत्याचार क्यों होता है। तो कोई जिला प्रमुख ऐसी सक्षम होकर उसके खिलाफ भी कोई कैंपेन चला सकती है, उनको सुरक्षा का भरोसा दे सकती है क्या, जब आप इतने बड़े फोरम पे बैठी। और इसमें मुझे लगता है कि ये सब लोग आपकी मदद करने वाले हैं। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आप एक विशेष परिस्थिति में जिला प्रमुख बनी हैं। हालांकि अखबार के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने तो ये कहा कि रमा देवी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके जिला प्रमुख बनी हैं, पर यदि अच्छे काम के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, विचार के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की जाए तो भी गलत नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक राजस्थान में एक संकेत दे रही है, बदलाव का संकेत दे रही है, 2023 के मिशन का संकेत दे रही है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास तो जुगाड़ भी, बहुमत भी जुगाड़ का था, और पंचायती राज के आंकड़े भी जुगाड़ के ही थे। लेकिन इन पंचायती राज के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिक कौशल को भी स्वीकार किया, संगठन की ताकत को भी स्वीकार किया और जनता के जन समर्थन को भी स्वीकार किया। मुझे लगता है कि मैं सामने बैठे तमाम लोग जिनके चेहरे और शक्लें मैं जानता हूं, नाम जिनके जानता हूं, वो सब लोग, चाहे हमारे प्रधान हो, उप प्रधान हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो तमाम लोग आपके साथ मिलकर ताकत बनकर खड़े होंगे। आप भी उनको वैसी ही तवज्जो और मान सम्मान देकर जिला परिषद को यश दिलाएंगी, ये मैं कामना करता हूं। मंच पर सभी बैठे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, मंच के सामने के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं एक बार फिर से आप सब की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमा देवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि उनका कार्यकाल यशस्वी हो और हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में एक नए राजस्थान के निर्माण का संकल्प लेकर उठें। धन्यवाद।